जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मतलब ऐसे बच्चे जिनको विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जिनको विशेष जरूरतें होती हैं, जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है। एक अच्छा नाम, एक अच्छा शब्द दे दिया हमारे प्रधानमंत्री ने, दिव्यांग। वरना पहले तो अपंग या अपाहिज या और कई शब्दों का प्रयोग किया जाता था, पर अब अच्छा है दिव्यांग। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति किसी विकार से प्रभावित हो जाता है या किसी कारणवश वो शारीरिक रूप से असक्षम और असमर्थ हो जाता है। इस बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, अगर आप देखते होंगे, ध्यान से समझते होंगे, तो असमर्थता हर तरफ फैली हुई है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जहां पर ये पहल हो चुकी है और भी बहुत सारे क्षेत्रों में हो चुकी है, क्योंकि सरकारी क्षेत्रों में, चाहे वो कोई भी सरकारी विभाग हो या फिर प्राइवेट विभाग भी हो, उसमें कुछ रिजर्वेशन दिव्यांगों के लिए होता है। मतलब उनका कुछ हिस्सा बिल्कुल निर्धारित है कि हाँ, इस सीट पर वो रहेंगे, या फिर उनके लिए विशेष छूट होती है। अगर उनको रिजर्व नहीं किया गया तो उनके लिए विशेष छूट होती है। स्पोर्ट्स में इस चीज की पहल हो चुकी है बड़े लंबे समय से। पैरालंपिक्स की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग लोग ही खेल में भाग लेते हैं, वो ही खेलते हैं। चाहे वो हाथ से हो, यानी कि अपने फोर लिम्ब से, हाथ पैर से हो, चाहे वो आंख से हो, यानी कि देखने में, चाहे वो सुनने में, बोलने में, किसी भी प्रकार की दिव्यांगता हो। पैरालंपिक्स होते हैं, पैरा एथलेटिक्स होते हैं, हरियाणा में भी हैं। और इस प्रकार के लोग जब वो खेल का प्रदर्शन करते हैं तो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं कि कैसे कोई असमर्थ व्यक्ति, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति भी ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है समाज में। ये देखकर दूसरे भी इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा लेते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं पढ़ना। इस पाठ में दो मुख्य चीजें, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर, हमें पढ़ने हैं। डिसेबिलिटी मतलब इसका मतलब होता है असमर्थता, और डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार। अक्सर लोग इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, पर इन दोनों के अलग मायने हैं, इन दोनों की अलग परिभाषा है। पर हाँ, थोड़ा संबंध इनमें होता है आपस में, पर इन दोनों की एक अपनी अलग परिभाषा होती है। डिसेबिलिटी यानी कि असमर्थता का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति अपनी सभी जरूरतों के लिए स्वयं पर निर्भर नहीं रहता पूरी तरह से। वो अपनी सभी दैनिक दिनचर्याओं और जरूरतों के लिए किसी न किसी दूसरों पर निर्भर हो जाता है। चाहे वो एक कार्य के लिए भी क्यों ना हो, वो पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर हो जाता है, तो उसे असमर्थता कहते हैं। उसे असमर्थ में गिनती आती है उसकी, उसे डिसेबल्ड पर्सन कहा जाता है। और ये जो डिसेबिलिटी है, ये बाय बर्थ हो सकती है, जन्म से, या फिर हम अपने जीवन काल में भी इसे प्राप्त कर सकते हैं किसी न किसी कारणवश। तो डिसेबल्ड हो गए अगर आप, तो आपको उसी डिसेबिलिटी के साथ जीना सीखना होता है। अपने आप को प्रेरित करना होता है और दूसरों को भी प्रेरित करना होता है। हार मानने से कोई फायदा नहीं होता। दूसरा, डिसऑर्डर यानी कि विकार। ये एक प्रकार की बीमारी है जो कि व्यक्ति के कार्य करने और उसके प्रदर्शन करने की क्षमता में बाधा बनती है। और जब ये डिसेबिलिटी प्रारंभ होती है शरीर में, तब वो छोटे स्तर पर होती है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये डिसेबिलिटी शरीर में बहुत बड़ा रूप ले लेती है, बहुत हानिकारक रूप ले लेती है। और बाद में यही डिसऑर्डर डिसेबिलिटी का रूप बन जाती है, यानी कि यही विकार बाद में असमर्थता का रूप ले लेती है।
तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई विकार उत्पन्न हो गया है तो उसे जल्द से जल्द उस विकार की पहचान करके उसके साथ जूझना चाहिए। उस विकार को अपने ऊपर पूरी तरह से हावी नहीं होने देना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि वो विकार असमर्थता का यानी कि वो डिसऑर्डर डिसेबिलिटी का रूप ना ले ले उसके शरीर में। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि डिसेबिलिटी एक अलग चीज है, डिसऑर्डर एक अलग चीज है। डिसेबिलिटी का मतलब असमर्थता का मतलब पूरी तरह से आप असमर्थ हैं किसी न किसी एक कार्य भाग के लिए, और वो जन्म से है चाहे जीवन में आपको मिला, लेकिन आप असमर्थ हो चुके हैं। डिसऑर्डर माने विकार, ये एक बीमारी वाली स्थिति है आपके शरीर में जो प्रारंभ हो चुकी है। आपको उसे किसी न किसी तरीके से रोकना है, चाहे वो चिकित्सा की सलाह से हो, डॉक्टर की सलाह से हो, या फिर अपने समाज की मदद से हो, अपने आसपास के वातावरण या समावेश की मदद से हो। उस पर काबू पा लेना है ताकि वो विकार असमर्थता का रूप ना ले ले। इस वीडियो के इस पार्ट में हमें डिसेबिलिटी यानी कि असमर्थता के बारे में पूरी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और फिर हम अगले पार्ट में डिसऑर्डर यानी कि विकार के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। डिसेबिलिटी यानी कि असमर्थता, परिभाषा मैं आपको बता ही चुका हूं। असमर्थता या दिव्यांगता मीन्स शरीर में ऐसी हानि जो किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ज्ञानात्मक और विकासात्मक या इन सब का एक मिला जुला रूप किसी व्यक्ति के शरीर में हो जाए और उस व्यक्ति की कार्यकारी क्षमता, प्रदर्शन क्षमता प्रभावित हो जाए। उसकी क्षमता या तो बिल्कुल खत्म हो जाए या उसकी क्षमता पे सीमा लग जाए। किसी का एक हाथ है तो उसकी क्षमता पे सीमा लग गई, किसी का दोनों हाथ नहीं है किसी के पास, तो उसकी हाथ से कार्य करने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई। आपको पता होना चाहिए कि हाथ एक तरीके से शरीर का बैलेंस बनाने के लिए बड़े आवश्यक तत्व होते हैं, मतलब बड़ी आवश्यक चीज है हाथ शरीर का बैलेंस बनाने के लिए। अगर आपके पास पैर है और हाथ नहीं है तो बैलेंस बना के चलने में मुश्किल होती है। धीरे 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 आप संघर्ष करते करते अपना संतुलन बनाना सीख जाएंगे, आदी हो जाएंगे, वो एक अच्छी बात है। लेकिन वैसे ऐसे दिक्कत होती है क्योंकि पूरा का पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट हो जाता है और बैलेंस बनाने में बहुत परेशानी महसूस होती है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि असमर्थता व्यक्ति के पावर में यानी कि व्यक्ति की कार्यकारी क्षमता में या तो लिमिटेशन पैदा कर देती है, मतलब या तो उसे सीमित कर देती है या उसकी क्षमता को बिल्कुल खत्म कर देती है। कैसी क्षमता? शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता या इन सब का मिला जुला रूप। ठीक है ना? तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज यानी कि दिव्यांगता के कितने प्रकार पढ़ने हैं हमें? दिव्यांगता के 3 प्रकार पढ़ने हैं। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बौद्धिक और तीसरा शारीरिक। ये ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल और शारीरिक यानी कि फिजिकल। ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी यानी कि ज्ञानात्मक असमर्थता की अगर बात करें तो इसमें ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित डिसऑर्डर है, यानी कि नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है एक तरीके से। ये व्यक्ति के बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने की, हिसाब लगाने की क्षमता को प्रभावित करता है। किसकी क्षमता को? बोलने, पढ़ने, लिखने और हिसाब लगाने की क्षमता को प्रभावित करता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है, उसकी क्षमता को या तो कम कर देता है या नष्ट कर देता है। तो देखो, इसको भी कई भागों में बांट करके हमें पढ़ना है, जानना है। मेमोरी डिसऑर्डर, मेमोरी मतलब समझ रहे हो ना, याददाश्त से संबंधित डिसऑर्डर। याददाश्त से संबंधित डिसऑर्डर में एक व्यक्ति को जो ये असमर्थता होती है, वो देखी हुई बात, कोई कुछ देखा हो उसने या कुछ सुना हो, सुनी हुई बात या कभी कुछ बोला हो, वो उसे याद नहीं रहता। कुछ समय बाद वो भूल जाता है उसे। जैसे कि वो मूवी देखी है ना आपने, गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। वो 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद भूल जाता है कि किसको क्या कहा था उसने। तो इसलिए वो लिख लिख के रखता है, लिख लिख के अपने शरीर पे भी और पूरे दीवार पे पोस्टर लगा के रखता है। बल्कि लिखे हुए पोस्टर और नाम भी देख करके वो भूल जाता है कि आखिर ये मैंने क्यों लिखा था, किसने लिखा था। कभी याद आ जाता है उसे, कभी नहीं याद आता है। तो ये एक तरीके की मेमोरी डिसऑर्डर है, असमर्थता है। तो वहां आपने गजनी मूवी में आपने देखा कि ये असमर्थता उसे अपने जीवन में मिली चोट लगने की वजह से।
बचपन से नहीं थी, जन्म से नहीं थी, जीवन में मिली चोट लगने की वजह से, पर वो असमर्थ हो गया इस मामले में। तो देखी हुई बात, सुनी हुई बात, बोली हुई बात याद नहीं रहती। अक्षरों को देखकर समझने, पढ़ने, लिखने में दिक्कत होती है। देखो, ये डिसलेक्सिया है, सॉरी। इसका एक उदाहरण आपको दे सकता हूं, अल्जाइमर। मेमोरी डिसऑर्डर का एक उदाहरण है अल्जाइमर। ये उम्र बड़ी होने पर एक बीमारी है। ये उम्र बड़े होने पर हो जाती है, जैसे कि 50 के आसपास किसी व्यक्ति को, तो उस बीमारी में भी उसे याद नहीं रहता, वो भूल जाता है कि आखिर वो क्या कहा, क्या कह रहा था, उसने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, या उसने क्या देखा था, क्या सुना था। इसका भी उदाहरण देता हूँ मैं आपको, अल्जाइमर डिजीज का एक, अभी आपने उसमें देखा था, अभी एक फौज वाली मूवी आई थी, सर्जिकल स्ट्राइक पे। कौन सी मूवी है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, खैर आपको ध्यान आ गया होगा शायद। अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक पे मूवी आई थी ना, उसमें उस फौजी की माँ को अल्जाइमर होता है। उसे, वो अक्सर भूल जाती है, कही हुई बात को, सुनी हुई बात को भूल जाती है, कभी अपने बेटे को ही पहचानना भूल जाती है, कभी उसे याद आ जाता है। तो मेमोरी डिसऑर्डर का मतलब है कि देखी कही सुनी हुई बात, याददाश्त से संबंधित बात भूल जाना, याद रखने में दिक्कत होना। दूसरा पार्ट है इसका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने लिखने और बोलने में दिक्कत, पढ़ने में, लिखने में और बोलने में दिक्कत। डिसलेक्सिया बीमारी का भी उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। तारे जमी पर मूवी देखी होगी आपने, उसमें जो बच्चा है, ईशान नाम है शायद उसका, उस बच्चे को डिसलेक्सिया की बीमारी होती है। आपने देखा होगा, उसे इंग्लिश की किताब मैडम पढ़ने को कहती है, तो उसे लेटर्स देखता है, वो उसे सारे अक्षर एक जैसे ही लगने लगते हैं, उड़ते हुए से, नाचते हुए से, वो पढ़ ही नहीं पाता। और जब वो एग्जाम में लिखता है, तो लिखना चाहिए जिस तरीके से, उसके उल्टे तरीके से, उलट पुलट करके, ये अक्षर इधर वो अक्षर उधर करके लिखता है, उसे अक्षरों का मेल जोल बनाने में दिक्कत होती है। तो डिसलेक्सिया में अक्षरों को देखकर समझने, पढ़ने और बोलने में दिक्कत होती है। अगर मेहनत की जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत की जाए, तो उस, जिस व्यक्ति को ये परेशानी है, ये असमर्थता है, उसको सुधार, उसमें सुधार लाया जा सकता है, और उसकी जो क्षमता है वो थोड़ी सुधर सकती है, वो अपना जीवन, दैनिक जीवन बेहतर जी सकता है। मूवी में भी आपने देखा होगा कैसे तारे जमीन पर उसका टीचर उस पर फोकस करता है, मेहनत करता है, तो 1-2 साल के अंदर में धीरे धीरे वो सीख जाता है लिखना भी, और बोलना भी, पढ़ना भी, और पहले के मुकाबले बेहतर हो जाता है। तीसरा, हाइपर एक्टिविटी, मतलब जरूरत से ज्यादा अधिक सक्रिय होना, अति सक्रियता, या जिसको हम बोल देते हैं चंचलता। इसमें एक कार्य में ध्यान नहीं लगता, एक जगह मन ही नहीं लगता। कोई एक कार्य शुरू कर दिया, थोड़ा सा 2 मिनट उस काम को किया और तुरंत उस काम से मन हट गया, छोड़ छोड़ दिया, दूसरा काम करने लगे, या दूसरी चीज में ध्यान चला गया। वहां भी नहीं हो पाया, वहां भी 2-4 मिनट में ही वहां से मन हट गया, दूसरा काम करने लगे। तो ऐसे व्यक्ति को दिक्कत होती है बार, एक जगह एकाग्रता करने में, उसका एक में काम में मन ही नहीं लगता। तो ये हाइपर एक्टिविटी भी एक तरीके की असमर्थता है। वो व्यक्ति असमर्थ है गंभीर कार्यों को करने में। पर ये हल्की फुल्की असमर्थताएं हैं, इन पर अगर थोड़ी मेहनत की जाए तो सुधार लाया जा सकता है, और पहले के मुकाबले जीवन को थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। ये आपने पढ़ी है ज्ञानात्मक असमर्थता के बारे में। दूसरा आप पढ़ रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक असमर्थता, बुद्धि से संबंधित, मतलब आपको समस्याओं को सुलझाने में, तर्क वितर्क करने में, निर्णय लेने में और सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। ये कार्य आप नहीं कर पाएंगे। कब क्या निर्णय लेना है, दिक्कत होगी, आपको लगा अरे नहीं नहीं ये नहीं, ये ठीक नहीं है, अरे नहीं ये ठीक है, अरे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये मेरे लिए नुकसानदेह है, वो ठीक है। आपको निर्णय लेने में बहुत दिक्कतें आएगी, तर्क नहीं कर पाओगे आप, मतलब जिसको कहते हैं ना रीजनिंग एप्टीट्यूड की कमी महसूस होगी उस व्यक्ति को, और सीखने में बाधा आएगी। अगर आप उसे कोई चीज सिखाएंगे कि हाँ भाई ये काम ऐसे करना है, तो वो बार बार सिखाने के बाद भी उस काम को कर पाने में असमर्थ रहेगा। थोड़ा बहुत सीख भी जाएगा तो हर बार गलत करेगा। तो ये एक व्यक्ति का व्यवहार, उसकी भावनाएं और
उसकी जो इमोशंस होती हैं, उसका सामाजिक मेल, इन सब चीजों में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि बौद्धिक असमर्थता है ना वो भावनाओं पे नियंत्रण रख पाएगा अपना, ना वो समाज में ठीक तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पाएगा। कब किससे लड़ लेगा पता नहीं, कब किससे दोस्ती कर लेगा पता नहीं, कब किसको पसंद करेगा, कब किससे घृणा करेगा पता नहीं। तो कहते हैं ना, बेपेंदी का लोटा, उस तरीके का हाल। तो इन सभी चीजों में उसे दिक्कत होगी, और ये जो परेशानी है, ये 18 वर्ष की कम उम्र से ही शुरू हो जाती है। और जिसको ये परेशानी हो गई, वो अगर शुरू से ही उसको माहौल सही दे करके और उसके ऊपर मेहनत करके थोड़ा कार्य किया गया, तो हो सकता है कि हालत बिगड़ने से रह जाए, वरना फिर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। हो सकता है पागलपन की हद तक भी वो परेशान हो जाए। असमर्थता है ना, पागल व्यक्ति फिर तो पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है। फिजिकल डिसेबिलिटी, अब हमें पढ़ना तीसरा, फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब शारीरिक असमर्थता। अब शारीरिक असमर्थता से ज्यादातर आप लोग परिचित होंगे। कान से बहरा हो जाना, आंख से अंधा हो जाना, हाथ पांव से अपंग हो जाना, या फिर आप फेफड़ों से, आपके फेफड़े खराब हैं, आपकी किडनी खराब है, आपके हृदय में दिक्कत है, तो शरीर का कोई भी अंग अगर आपको कार्य ठीक से नहीं कर रहा, आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है, सीमाएं पैदा कर रहा है, तो वो आपको एक असमर्थता की कगार पे छोड़ देता है। देखो, सभी मोटर कंपोनेंट्स मतलब चलना फिरना, जो आपका स्पीड होता है, सहन शक्ति यानी कि जो आपकी एंडोरेंस होती है, आपकी शरीर की लचकता, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, ठीक है ना, और और क्या, बॉडी कंपोजिशन आपका, ये सब मोटर कंपोनेंट जो होते हैं ना शरीर का, चलना फिरना, बोलना, देखना, सुनना, ये सभी बाधित हो जाएंगे। इन सभी क्रियाओं पर फर्क पड़ जाएगा। और यदि ये शारीरिक असमर्थता गति से संबंधित होगी, तो वो रीढ़ की हड्डी से प्रभावित होगी, रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करेगी। जैसे कि रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करना यानी कि पैरालिसिस हो जाना। रीढ़ की हड्डी में जिस हिस्से में नुकसान हो गया, आप समझिए कि उससे जुड़ी तंत्रिकाएं जहां पर सूचना भेजती हैं, वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा, आपका पैरालिसिस हो जाएगा। हाथ का पैरालिसिस, मुंह का पैरालिसिस, जबड़े का पैरालिसिस, कई कहीं से भी हो सकता है। या फिर कुबड़ निकल जाना, जन्मजात होता है ये। आप अपने जीवन के दौरान भी इस चीज से ग्रसित हो सकते हैं, कुबड़ से, लेकिन वो ग्रसित होते समय भी तकलीफ होती है और फिर बाद में इलाज में भी तकलीफ होती है। तो इंसान थोड़ा बहुत, जैसे आपने गांव देहात में आपने देखा होगा, कई बूढ़ी माताएं होती हैं, वो पूरी तरह से ऐसे झुक चुकी होती हैं, क्योंकि जीवन भर उन्होंने उसी तरीके से कार्य किया होता है, झुके झुके ही, चाहे वो बर्तन धोना हो, कपड़े धोना हो, चाहे वो अनाज को रखना हो, समेटना हो, तो धीरे धीरे करते करते उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या उनको पूरी तरह से झुका देती है। उसके बाद वो फिर खड़े होने में, पूरी तरह से खड़े होने में ही असमर्थ हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी जो कार्यकारी क्षमता है वो बाधित हो गई। अब वो पहले की तरह उतना कर ही नहीं सकते। गांव देहात में आपने देखा होगा, जो गांव देहात वाले होंगे। और जन्म से भी हो सकता है स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस। आपने आसपास किसी को देखा होगा, पीठ पे ऐसे बड़ा सा कुबड़ निकला हुआ, या फिर ऐसे शरीर धंसा हुआ। कई तरीके की रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। वो सब, इन सभी के डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, अलग चैप्टर है। पर आप यहाँ जान लीजिए कि ये एक तरीके की शारीरिक असमर्थता है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, जो कि बिल्कुल लिमिट कर देती है कार्यकारी जो क्षमता होती है एक व्यक्ति की, जो काम करने की क्षमता होती है, उसको लिमिट कर देगी। काम करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये तो रीढ़ की हड्डी की बात की, गति से संबंधित था। अगर ये इंद्रियों से संबंधित होगा, तो उसके नाक, कान, आंख में असमर्थता होगी। या फिर फेफड़े छोटे हो सकते हैं, दिल विकृत हो सकता है दिल में छेद हो, एक फेफड़ा बढ़, दो जो फेफड़े होते हैं उनका नॉर्मल से कम साइज हो, उस ज्यादा भाग ही ना सकता हो, ज्यादा वर्क ही ना कर सकता हो, सांस लेने के लिए इतने बड़े फेफड़े ही ना हो हवा का एक्सचेंज करने के लिए। एक किडनी नहीं है, दो किडनी में से एक किडनी नहीं है, उसकी कार्यकारी क्षमता में सीमा लग जाएगी ना, वो नॉर्मल के मुकाबले कम काम कर पाएगा। एक हाथ या एक पैर का छोटा होना, बड़ा होना, एक हाथ छोटा है, एक हाथ लंबा है, तो ये सभी चीजें शारीरिक असमर्थता में आती हैं, एक व्यक्ति को पूरी तरह से लिमिट कर देती हैं। समझे? तो ये शारीरिक असमर्थता जन्म से भी प्राप्त कर सकते हैं आप, और जीवन के दौरान भी। जन्म से जैसे आपको पोलियो हो गया, आपका हाथ पैर पूरी तरह से खराब हो गया, आपने जन्म से प्राप्त कर लिया,
कई कारण होते हैं, अभी हम पढ़ते हैं इसको। एक्सीडेंट से, आपको एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है। पढ़ते हैं, देखो, कॉज ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि असमर्थता के कारक क्या हैं, असमर्थता के कारण क्या हैं। जेनेटिक कॉज यानी कि अनुवांशिक कॉज, अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण का मतलब आपको अपने माता पिता या फिर पीछे दादा परदादा नाना नानी किसी के जीन्स के जरिए आपके शरीर में वो पहुंचा है, और अब आप जब जन्म लेते हैं तो आपके शरीर में वो प्रभावी हो जाता है और आपको असमर्थ बना देता है किसी न किसी रूप से। जैसे कि उदाहरण दे सकता हूं मैं, ये जेनेटिक कॉज कई कारणों से हो सकता है। हो सकता है कि जब आप पेट में रहे हों उस समय आपकी माता पूरी तरह से पोषण ना ले पाई हो, या फिर उस समय आपकी माता को रोग हो गया हो, ठीक है ना भाई, या फिर एक्सरे का ज्यादा प्रयोग किया गया हो, ट्रीटमेंट के दौरान एक्सरे का ज्यादा प्रयोग किया गया हो, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी का प्रभाव पड़ा हो, या फिर जैसे अगर आपने सुना हो शायद साउथ में डीडीटी पूरी तरह से बैन हो चुका है, केरल के आसपास। डीडीटी यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये एक तरीके का कीटनाशक होता है, प्रयोग किया जाता था पहले खेतों में बहुत बड़ी मात्रा में। इसके कारण क्या होने लगा, 25-30 सालों 40 सालों तक इसका जब प्रयोग निरंतर होता रहा तो धीरे धीरे ये मिट्टी और फसलों में थोड़ी 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 मात्रा में इस तरीके से प्रवेश करता गया कि फसलों से, अनाज से, जानवरों में या फिर हमारे अंदर पहुंच गया उसका अंश। और वहां पर लोग जब जन्म लेते थे तो उनमें जेनेटिक डिसेबिलिटीज होने लगी। कोई हाथ पैर से अपंग हो गया, किसी को जन्म से ही कहीं ट्यूमर है, या फिर फेफड़े में ट्यूमर है, कई सारी जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक अपंगताएं होने लगी। तो ये चीज जो जेनेटिक कॉज है ये कई कारणों से हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना एक्सरे भी ज्यादा बार बार यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे भी तकलीफ हो सकती है। अब कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो बार बार एक्सरे का प्रयोग हो रहा है उसके शरीर पर, तो हो सकता है कि उसकी वजह से जेनेटिकल जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, भ्रूण है, उसमें कुछ विकार उत्पन्न हो जाए। मैं उदाहरण दे सकता हूं कुछ, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम विकासात्मक और बौद्धिक असमर्थता पैदा कर देता है। क्या होता है डाउन सिंड्रोम? हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, अगर आपने किसी ने पहले से पढ़ा हो जाना हो तो ठीक है, नहीं तो जब मैं कभी साइंस वाला टॉपिक शुरू करूंगा, कोशिकाओं के बारे में पढ़ा रहूंगा, तब मैं पूरी डिटेल दूंगा आपको क्रोमोसोम की। तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे शरीर में, यानी कि 46। तो जो 21वीं जोड़ी होती है, उस 21वीं जोड़ी में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब 2 की जगह 3 क्रोमोसोम होने की वजह से डाउन सिंड्रोम बीमारी हो जाती है, और उसकी वजह से या तो उसका विकास रुक जाएगा उस व्यक्ति का, या फिर अगर शरीर से बड़ा हो गया तो मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, चेहरा आम की तरह चोंच हो जाएगी उसकी, कई सारे बदलाव हो जाते हैं, पूरी तरह से उसके अंदर में विकार उत्पन्न हो जाएंगे, बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाएंगे, मानसिक तौर पर विकास नहीं हो पाएगा, शरीर बढ़ जाएगा, बच्चे जैसा दिमाग रह जाएगा, वो जादू वाला। तो डाउन सिंड्रोम, जैसे डाउन सिंड्रोम के अलावा टर्नर सिंड्रोम होता है। इसमें भी महिला जो जन्म लेती है, महिला में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर आपको पता हो तो, जो लिंग निर्धारण का काम करता है ना, तो उसमें महिला एक्स एक्स यानी कि 2 जोड़ी क्रोमोसोम की जगह एक एक्स के साथ पैदा होती है। उसकी वजह से भी उसका शारीरिक विकास रुक सकता है, और बांझपन हो सकता है, और हृदय में विकार उत्पन्न हो सकता है, उसका हृदय का आकार ज्यादा छोटा हो जाएगा जरूरत से, दिक्कत होगी उसको, उसको सीखने में, याद करने में दिक्कत होगी। तो ये असमर्थताएं हो जाती हैं टर्नर सिंड्रोम की वजह से। क्या है? जेनेटिक है, अनुवांशिक मिला है, कुछ नहीं कर सकते आप। सिस्टिस फिब्रोसिस, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिस्टिस फिब्रोसिस, ये 2-3 उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। वरना अगर एक टॉपिक शुरू करूं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे, तो पूरा का पूरा 2 घंटे का टॉपिक हो जाएगा। तो बस आपको उदाहरण समझना है। सिस्टिस फिब्रोसिस होता है जन्म से ही फेफड़ों के अंदर ट्यूमर बन जाता है,
और वो फेफड़े, फिर व्यक्ति ज्यादा जीवित नहीं रह पाता, वो मर ही जाता है कुछ ना कुछ समय में। और क्या क्या कारण हो सकते हैं? गरीबी, ज्यादा गरीब व्यक्ति, जो गरीब होंगे वो पूरी तरह से आहार नहीं ले पाते, अच्छा आहार न लेने की वजह से वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अब अगर देखो कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, वो कुपोषण का शिकार हो गया, तो कुपोषण की वजह से क्या हो सकता है? उसको क्वाशियोरकर हो जाता है या फिर मार्समस हो जाता है। ये दो बीमारियां होती हैं कुपोषण की वजह से। आपने देखा होगा पेट ज्यादा निकला हुआ, या फिर बिल्कुल सूखा सा, हड्डी हड्डी गिन सकते हो आप उसकी, या फिर उसको रिकेट्स की बीमारी हो जाएगी, उसकी हड्डियां तिरछी हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी कुपोषण की वजह से। अब वो विकार बचपन में हो गया, वो पूरी जिंदगी उसके लिए परेशानी का सबब है। असमर्थ है वो अब किसी न किसी क्षेत्र में, बल्कि ज्यादातर क्षेत्रों में। हो सकता है उसके पैर ऐसे टेढ़े रह जाएं, हाइट ही न बढ़े, वो चलने फिरने में उसे बहुत दिक्कत हो, तेज दौड़ ही न सके। शिक्षा का अभाव, अगर एक व्यक्ति शिक्षित होता है ना, तो उसे पता होता है कि अगर कभी कोई, जैसे जन्म के दौरान कोई कंडीशन ऐसी परेशानी वाली होती है, तो एक शिक्षित व्यक्ति को पता है कि फटाफट डॉक्टर के पास जाना है और ये करना है, ये सावधानियां बरतनी है डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले। या फिर अगर जन्म, मतलब एक बच्चे के जन्म के दौरान, पूरे 9 महीने के दौरान पहले से ही कुछ बीमारियों का पता चल जाता है, तो एक शिक्षित व्यक्ति सोच समझ लेता है कि हाँ भाई, इससे निपटने के लिए मुझे क्या करना है, क्या सावधानी लगातार बरतती रहनी है, ताकि वो इस असमर्थता की संभावना को या तो टाल सके या कम से कम कर सके। लेकिन अगर आपके पास इस चीज की शिक्षा नहीं है, इस चीज का ज्ञान नहीं है, तो आप नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। दुर्घटना, दुर्घटना से तो सभी वाकिफ हैं, टक्कर लग गई, हाथ कट गया, पैर कट गया, या फिर आंख चली गई, बहुत सारी बातें हैं। दुर्घटना में तो कुछ भी हो सकता है और आप किसी भी रूप से असमर्थ हो सकते हैं। उदाहरण दे सकता हूँ आपको, वो हमारी अरुणति, सॉरी, अरुणिमा सिन्हा, बास्केटबॉल प्ले वॉलीबॉल प्लेयर, और ट्रेन में चैन खींचने के चक्कर में उसको धकेल दिया, पैर कट गया उसका, रात भर वहीं पड़ी रही, बहुत संघर्ष किया, बिना एनेस्थेसिया के अपना पैर कटवा लिया, बचा हुआ पैर बचा हुआ, जब उसमें गैंग्रीन हो गया था, मरने की संभावना थी पूरा, पर मरने से बेहतर उसने सोचा कि मैं, हो सकता है ईश्वर ने किसी और चीज के लिए अब मुझे रच दिया हो, अपना अपने आप को ऐसा बनाया कि, और वो नकली पैरों की सहायता से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी, जो कि दो अच्छे सही सलामत हृष्ट पुष्ट पैर वाला व्यक्ति भी नहीं सोच सकता। बहुत मेहनत की बात है, मतलब दिमागी संघर्ष और शारीरिक संघर्ष वो पार किया। तो अपनी असमर्थता पर पार पाना भी एक बड़ी चुनौती है और एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का लेवल है। तो बीमारी, संक्रामक और असंक्रामक, ऐसी बीमारी जैसे टीबी, पोलियो, टीबी हो जाए मान लो किसी को, बचपन में हो जाए या फिर बड़े होके हो जाए, हड्डी की टीबी हो जाए मान लो आपको, किसी को, किसी भी व्यक्ति को हड्डी की टीबी हो गई, तो जिस अंग में हो गया वो अंग आपका पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं शरीर में बहुत लंबा समय लेती है, और उसके बाद जब ठीक हो भी जाती हैं तो शरीर पे ऐसा प्रभाव छोड़ देती हैं कि वो फिर पूरी तरह से पहले की तरह समर्थ नहीं हो पाता। पोलियो, ये बीमारी ये तो संक्रामक है, फैल जाती है वैसे, पर बचपन से ही आपको असमर्थ बना देगी। आजकल कोरोना चल रहा है, जैसे किसी को अगर कोरोना हो गया, तो जब वो कोरोना से रिकवर होता है, तो कई केसेस में उसको उसकी सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है और टेस्ट की क्षमता खत्म हो जाती है, और ये क्षमता हो सकता है कि वापस आ भी जाए, पर हो सकता है कि हमेशा के लिए खत्म रह जाए। तो एक तरीके से असमर्थ बन गया वो भी, स्वाद और गंध से। मम्प्स, गलछुआ बीमारी होती है, ये बच्चों को हो जाती है ज्यादातर, बड़ों को भी हो सकती है पर ज्यादातर बच्चों को हो जाती है। टॉन्सिल में दिक्कत हो जाती है। पैरोटिड ग्लैंड, तो कान के पास होता है वो, अगर मम्प्स का इलाज ना हुआ और वो विकृत रूप से प्रभावित कर दे शरीर को, तो इंसान कान से बहरा हो सकता है, सुनने में परेशान हो सकता है। चेचक हो जाए, आंख में हो जाए, कहीं ऐसी जगह हो जाए जो कि आपके शरीर के किसी अंग को प्रभावित कर दे। देखो चेहरे वहरे पे हो गया तब तो चलो आप, मैं समझाता हूँ, चेहरे पे हो गया, बड़े बड़े गड्ढे हो गए, पूरा चेहरा विकृत कर दिया, तो इंसान फिर उस विकृति की वजह से मानसिक तौर पर परेशान हो सकता है कि यार मैं तो इतना सुंदर था, या ऐसा था बढ़िया, अब इतने इतने गड्ढे हो गए, अब मैं कैसे समाज में उठूंगा बैठूंगा, या
मतलब अपने आप को हीन भावना से महसूस करने लगेगा, हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए, तो वो भी असमर्थता का रूप ले लेगी ना, ऊपर वाला पढ़ा ना आपने। संक्रामक पढ़ लिया। असंक्रामक रोग जैसे अर्थराइटिस, गठिया हो गई, या फिर गाउट हो गया, जोड़ आपके बेकार हो गए, उठने बैठने में ही दिक्कत होती है, उठना बैठना संभव ही नहीं है, बिल्कुल इतना दर्द होता है कि पूछो मत, सीढ़ी चढ़ना तो नामुमकिन है और उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो ये भी असमर्थता का रूप ले लेगी। कैंसर है, कैंसर हो जाए तो इंसान को असमर्थ बनाया था, खैर कैंसर तो जीवन ही ले लेता है। और न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जब कभी व्यक्ति परमाणु ऊर्जा के संपर्क में आ जाता है तो उसके शरीर में जेनेटिक बदलाव आ जाते हैं। फिर उस समय तो जो बदलाव होंगे ही होंगे, पर वहां भी जेनेटिक बदलाव आ जाते हैं, उसकी अगली और अगली और अगली कई पीढ़ियों में विकृतियां पैदा होती रहती हैं। जैसे कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रकोप 50 सालों तक वहां पर आसपास लोगों में विकृतियों का कारण बनता रहा। जापान में जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्या कर सकते हैं कोई, मतलब क्या कर सकते हैं। कीटनाशक बता ही दिया मैंने उदाहरण आपको डीडीटी का, या किसी भी, डीडीटी ही नहीं, किसी भी प्रकार के हानिकारक रसायन का प्रयोग जब वो शरीर में जाने लगता है ना, लंबे लंबे समय तक, 20-20 साल, 25-25 साल तक हम हमारे शरीर में, हमारी पीढ़ी में धीरे धीरे घुसता रहता है, तो वो फिर जेनेटिक डिसेबिलिटीज पैदा कर देता है। और फिर एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अगर वो भी ठीक तरीके से काम ना करें, जैसे कि थायराइड ग्रंथि अगर ठीक से काम ना करे तो शरीर में मिनरल बैलेंस खराब कर सकती है। शरीर का मिनरल बैलेंस अगर खराब हो जाए तो आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, टूट सकती हैं, या फिर और किसी शरीर के दूसरे सिस्टम को प्रभावित कर सकती है, किडनी फेल कर सकती है, बहुत सारी बातें हैं, आपको असमर्थ बना सकती है। या फिर हाँ, आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, बहुत सारी ग्रंथियां हैं, अगर ये ग्रंथियां ठीक तरीके से ना काम करे तो भी एक व्यक्ति को असमर्थ बना सकती है। तो ऊपर से नीचे तक आपने पूरा जान लिया कि डिसेबिलिटी यानी कि असमर्थता क्या है। 3 प्रकार पढ़े हमने, कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक, इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, और फिजिकल यानी कि शारीरिक, और इनके कारणों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। परीक्षा के ध्यान से मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नंबरों के लिए तैयार भी कर लेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए, शिक्षा को आनंद लेते रहिए। तब तक जय हिंद।